In the name of Almighty, the most merciful, the most beneficent. कंप्लीट अकाउंटिंग साइकिल के इस आखिरी पार्ट के अंदर हम देखेंगे कि कैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तैयार की जाती हैं और क्लोजिंग एंट्रीज कैसे की जाती हैं। तो आइए चलते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की तरफ। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हम यहाँ पे तैयार करेंगे वो मेनली तीन होंगी। एक इनकम स्टेटमेंट होगी, एक स्टेटमेंट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग होगी और तीसरी बैलेंस शीट होगी। तो पहले इनकम स्टेटमेंट बना लेते हैं। वेस्ट ब्रांच रेंटल इनकम स्टेटमेंट, और इसके लिए हम लिखते होते हैं फॉर द ईयर। ये फॉर द ईयर हमारा नहीं है, फॉर द मंथ है। फॉर द मंथ एंडेड सितंबर 30, 2005। इसके लिए हम लोग दो जो है वो अमाउंट के कॉलम्स यूज़ करेंगे। इनर कॉलम जो है ये हमारी सब कैलकुलेशन के लिए यूज़ होगा। इनकम स्टेटमेंट बनाते हुए हमारे पास दो चीज़ें हम देखते हैं, एक रेवेन्यू और एक एक्सपेंसेस। रेवेन्यू और एक्सपेंस का आपस में मैच करते हैं तो हमें पता चलता है कि इस पीरियड के दौरान इस बिज़नेस को प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। तो हम पहले रेवेन्यू लिखेंगे। रेवेन्यू यहाँ पर एक ही किस्म का ये बिजनेस था तो इनका रेवेन्यू था रेंटल फी जो इन्होंने अर्न कर रखी है। वो हमें यहाँ से अपने एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस से मिलेगी। ये हम पिछले अपने वीडियो के अंदर ये बना चुके हैं ट्रायल बैलेंस। तो ये हमारे पास रेंटल फ़ी जो अर्न है वो है 31,500। यहाँ हम लिख लेंगे 31,500। अब हम लोग अपने एक्सपेंसेस लिख लेंगे यहाँ पर। अब यहाँ से हम एक्सपेंसेस देखते जाएंगे। कैश नहीं है, कैपिटल नहीं है, इक्विपमेंट नहीं, नोट पेबल नहीं, प्रीपेड रेंट नहीं, ऑफिस सप्लाईज भी नहीं है, सैलरीज एक्सपेंस। सैलरीज एक्सपेंस हम यहाँ से लेंगे, आखिरी वाले जो दो कॉलम है वहाँ से 9,200, और इसे इनर कॉलम में एक दफ़ा लिखेंगे। अकाउंट रिसीवेबल नहीं, रेंटल फी अर्न्ड भी नहीं, रिपेयर एक्सपेंस। रिपेयर एक्सपेंस हमारे पास है 500। फिर उसके बाद डिविडेंड भी नहीं है। डिविडेंड एक्सपेंस नहीं होता। एक्सपेंसेस वो पेमेंट्स को कहते होते हैं जो हमें रेवेन्यू जनरेट करने के लिए हम करते हैं। तो डिविडेंड की पेमेंट रेवेन्यू जनरेट करने के लिए नहीं होती, इसलिए इसको हम एक्सपेंस नहीं लिखते। उसके बाद यूटिलिटीज़ एक्सपेंस। और यूटिलिटीज़ एक्सपेंस हमारे पास हैं 600 के। फिर उसके बाद रेंट एक्सपेंस। $3,000। इसके बाद हमारे पास इंटरेस्ट एक्सपेंस है। इंटरेस्ट एक्सपेंस हमारे पास 800 है। इसके बाद डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 1500 है। इसके बाद सप्लाईज एक्सपेंस है। सप्लाईज एक्सपेंस हमारे पास 900 है। ये हमने टोटल अपने अखराजात लिख लिए। अब हम इनको कैलकुलेटर की मदद से जमा कर लेते हैं कि ये टोटल हमारे अखराजात कितने हैं।
कैलकुलेटर पे इनको जमा किया तो ये बन गए 16,500। इनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 31,500 में से 16,500 चले जाएं तो ये 15,000 आ जाएगा। इसे हम कहेंगे नेट इनकम या नेट रेवेन्यू बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अब आपके ध्यान में आ रहा होगा कि ये बिफोर इंटरेस्ट भी लिखा है और यहाँ इंटरेस्ट चार्ज भी किया है। तो ये जो इंटरेस्ट है, ये जो हमने लॉन्ग टर्म लोन्स लिए होते हैं उन पे जो इंटरेस्ट चार्ज होगा वो हम लोग यहाँ ट्रीट करेंगे। नोट पेएबल जो है ये हमारा लॉन्ग टर्म लोन नहीं होता। अब इसमें हम लोग इसमें से लेस कर देंगे इनकम टैक्स जो हमने पेंडिंग छोड़ी हुई थी एडजस्टमेंट के, वो हमें पता चलेगा कि कितनी बनती है। तो नेट इनकम पे 40% जो है वो टैक्स का आ गया। तो अगर हम ये 40% इसका निकालें तो ये 6,000 बनता है। जब 6,000 इसमें से ये निकल जाएगा तो 9,000 हमारा नेट इनकम आ जाएगी यहाँ से। अब इसकी एंट्री कर लेते हैं। ये मैंने एडजस्टिंग एंट्री यहाँ नीचे लिख दी थी। 6,000 से हमारा ये डेबिट, इनकम टैक्स भी और ये भी 6,000 से डेबिट। और जो हमने एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में जगह खाली छोड़ी हुई थी यहाँ 6,000 इनकम टैक्स हो जाएगा और इनकम टैक्स पेएबल यहाँ क्रेडिट साइड पे आ जाएगा 6,000। अब आप इसका टोटल जब करेंगे तो ये एग्जैक्टली इक्वल आएगा। वो आप खुद कर लीजिएगा, कैलकुलेटर से आप करेंगे तो ये दोनों साइडों पे बराबर आ जाएगा। एक हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एक हिस्सा हम बना चुके हैं, इनकम स्टेटमेंट। अब हम दूसरे की तरफ चलते हैं, स्टेटमेंट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग। उसी तरीके से यहाँ लिखा जाएगा वेस्ट ब्रांच रेंटल, यहाँ आ जाएगा स्टेटमेंट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स, और ये भी आ जाएगी फॉर द मंथ एंडेड सितंबर 30, 2005। सेम इसी तरह इसके लिए भी दो कॉलम हम यूज़ करेंगे, अमाउंट। अगर हमें क्वेश्चन में बताया गया हो कि रिटेन्ड अर्निंग का पहले बैलेंस कितना है तो उसे हम लोग ओपनिंग बैलेंस के तौर पे यहाँ लिख लेते हैं। ये फॉर्मेट आपके सामने बन रहा है, हम यहाँ लिख लेते होते हैं ओपनिंग बैलेंस ऑफ रिटेन्ड अर्निंग। तो यहाँ हमारे पास तो है ही नहीं, तो इसको हम खाली छोड़ देंगे, ये नहीं है। इसके बाद इसमें ऐड की जाती है जो नेट इनकम आती है, ये वाली जो नेट इनकम आ गई 9,000। तो 9,000 में कुछ भी ना जमा करें तो ये 9,000 ही रहता है। ये हमारी टोटल रिटेन्ड अर्निंग बन गई। अब रिटेन्ड अर्निंग में से जितना हमने डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया होता है वो हम लोग इसमें से निकाल देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते होते हैं। लेस डिविडेंड डिक्लेयर्ड, तो डिविडेंड हमने कितना डिक्लेयर कर रखा है 4,000, ये हम निकाल देंगे। तो बाकी जो 5,000 है ये हमारी एक्चुअल जो है वो रिटेन्ड अर्निंग का क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। रिटेन्ड अर्निंग का क्लोजिंग बैलेंस ये बनेंगे। इसके बाद अब हमारे पास एक रह गई है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट अब हम बना लेते हैं इधर साथ। वेस्ट ब्रांच रेंटल बैलेंस शीट, और वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मेट में हम लिखते हैं एज ऑन। क्यों एज ऑन लिखते हैं? क्योंकि ये एक पर्टिकुलर डे उस दिन की फाइनेंशियल पोजीशन बताता है कि इस दिन इस बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या थी, पूरे पीरियड की नहीं बताता।
तो इसलिए हम ये लिखते हैं। अमाउंट, इसके बनाने के दो फॉर्मेट्स होते हैं, एक स्टेटमेंट फॉर्म होती है और एक टेबल फॉर्म होती है, अकाउंट फॉर्म जिसे कहते हैं। तो फिलहाल हम लोग इसको स्टेटमेंट फॉर्म से बना रहे हैं कि कैसे बनाए जाते हैं। इसमें सबसे पहले हम लोग एसेट्स की साइड बना लेंगे। अब हम यहाँ से देखेंगे हमारे पास कैश एसेट है 47,900, कैपिटल एसेट नहीं है, इक्विपमेंट एसेट है 1,80,000। इसको इधर लिखेंगे, इसमें से हम लोग अकमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हमारे पास थी 1500, तो ये रह जाएगा 1,78,000 पहुँचता। नोट पेएबल लाइबिलिटी है, प्रीपेड रेंट एसेट है, तो प्रीपेड रेंट। अब प्रीपेड रेंट के सामने आए, ये 6,000 का पड़ा हुआ है, यहाँ 6,000 आ जाएगा। ऑफिस सप्लाईज एसेट है, ऑफिस सप्लाईज के सामने अगर हम आए, इधर आना है यहाँ पे, तो ये 1100 की पड़ेगी। अकाउंट पेएबल लाइबिलिटी है, अनअर्न्ड रेंटल फी भी लाइबिलिटी है। अकाउंट रिसीवेबल, अब अकाउंट रिसीवेबल के सामने आए तो ये 1200 के हैं अकाउंट रिसीवेबल। एक्सपेंस है ये, यहाँ पर अब हमारे पास अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस, ये हमारी एसेट है। जो प्रीपेड एक्सपेंस होता है वो एसेट के तौर पे ट्रीट किया जाता है। अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस। इसके बाद नीचे कोई भी एसेट नहीं है। अब इसको हम टोटल कर लेंगे तो ये हमारे टोटल एसेट्स बन जाएंगे। कैलकुलेटर की मदद से हम इनको ऐड कर लेते हैं। ये आ गया 2,37,400। अब हम लोग लाइबिलिटीज एंड ऑनर इक्विटी, इसकी दूसरी साइड बना लेंगे। पहले हम लोग ऑनर इक्विटी लिख लेते हैं, ये कैपिटल। इसमें दो चीज़ें आएंगी, कैपिटल, ये देखेंगे कैपिटल 1,00,000 रुपया, इसमें हम ऐड कर लेंगे जो हमारा क्लोजिंग बैलेंस है रिटेन्ड अर्निंग का। क्लोजिंग बैलेंस ऑफ रिटेन्ड अर्निंग। रिटेन्ड अर्निंग होती वो है जो बिज़नेस में रह जाती है, आमदनी का वो हिस्सा जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड है, जो मालिकान में तकसीम नहीं किया गया, वो कैपिटल का हिस्सा बन जाता है। तो ये 5,000 इसमें ऐड कर देंगे, तो ये 1,05,000 बनेगा। अब इसमें हम लोग लाइबिलिटीज़ ले आएंगे। नोट पेएबल हमारी लाइबिलिटी है और अमाउंट इसकी 1,10,000 है। इसके बाद अकाउंट पेएबल हमारी लाइबिलिटी है, इसकी अमाउंट 4,400 है। अकाउंट पेएबल के बाद अनअर्न्ड हमारी जो फ़ी है ये भी लाइबिलिटी है, ये 8,000 है। जो एडवांस में हमने रेवेन्यू लिया होता है वो जब तक हम सर्विस प्रोवाइड नहीं करेंगे वो हमारी लाइबिलिटी रहेगी।
और ये 8000 है। डिविडेंड पेएबल हम इसको अकाउंट पेएबल में भी ले जा सकते हैं, तो वो अकाउंट पेएबल में 4000 ऐड हो जाएंगे अगर हम उधर ले जाएं तो ये लाइबिलिटी बनेगी। इनकम टैक्स पेएबल ये 6000, इनको हम जमा कर लेंगे तो ये हमारा टोटल आ जाएगा लाइबिलिटीज एंड ऑनर इक्विटी का। ये कैपिटल, ऑनर इक्विटी की जगह कैपिटल भी आ सकते हैं। अब हम इसको कैलकुलेटर की मदद से सम कर लेते हैं। कैलकुलेटर की मदद से जमा किया तो ये एग्जैक्टली 2,37,400 यहाँ पर आ गया। तो ये और ये दोनों साइड्स हमारी जो बैलेंस शीट की इक्वल आती हैं, ये हमारे क्वेश्चन की सही होने की एक निशानदेही होती है कि हमने जमा नफ़ी सारा ठीक किया और हमारी बैलेंस शीट जो है वो इक्वल आई है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बन चुकी हैं तीनों। हमने इनकम स्टेटमेंट बनाई है जिसमें रेवेन्यू और एक्सपेंस को मैच करके हमने अपनी नेट इनकम निकाली, फिर स्टेटमेंट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग, और अब हम बैलेंस शीट बना चुके हैं। अब हमारा सिर्फ एक स्टेप रह गया है और वो है क्लोजिंग एंट्रीज़। क्लोजिंग एंट्रीज़ बहुत ही आसान है, हम लोग इसी से 1 मिनट के अंदर जो है वो यहाँ पे क्लोजिंग एंट्रीज़ कर सकते हैं। क्लोजिंग इसके लिए मैं ये जगह बना लेता हूँ, अब मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है इसलिए मैं इसको साफ़ कर रहा हूँ। क्लोजिंग एंट्रीज, पहले इसका कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं। क्लोजिंग एंट्रीज़ में जितने भी हमारे टेम्परेरी अकाउंट्स होते हैं उनको हमने एट द एंड ऑफ पीरियड क्लोज़ करना होता है। वैसे ये साल के आखिर पे किए जाते हैं, लेकिन क्वेश्चन चूँकि हम एक ही कर रहे हैं और हमें कहा गया है कि ये अपने अकाउंट्स हर महीने में क्लोज़ कर देते हैं, तो हम सितंबर के एंड पे अपनी क्लोजिंग एंट्रीज़ करने जा रहे हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि वो टेम्परेरी अकाउंट्स कौन कौन से हैं जिन्हें हमने साल के एंड पे क्लोज़ करना है। इसके लिए एक इंतहाई आसान सा आप वर्ड याद रख लें, एक कलर है। हमने अगर हम कलर एक याद करें, रेड, लिख तो मैं ब्लू से रहा हूँ लेकिन लिखा मैंने क्या है, रेड। तो रेड जो है ये हमारे टेम्परेरी अकाउंट्स को ज़ाहिर करता है, इसको हमने क्लोज़ करना है। अब रेड है क्या, आर स्टैंड्स फॉर रेवेन्यू, E stands for expense और D stands for dividend। इनको हमने क्लोज करना। जो रेवेन्यू और एक्सपेंसेस हैं ये दोनों इनकम समरी अकाउंट में क्लोज होंगे, और जो डिविडेंड है ये हमारा रिटेन्ड अर्निंग में क्लोज होगा। अब इसकी क्लोजिंग के लिए हमें इनके नॉर्मल बैलेंसेस का पता होना बड़ा ज़रूरी है, बड़ा अहम है। रेवेन्यू जो है इसका हम नॉर्मल बैलेंस बात करें तो क्रेडिट है, एक्सपेंस का नॉर्मल बैलेंस डेबिट है, डिविडेंड का नॉर्मल बैलेंस डेबिट है। जब हमने इनकी क्लोजिंग करनी है तो हमने इनको रिवर्स कर देना है, यानी जो डेबिट है उसको हम क्रेडिट कर देंगे और जो क्रेडिट है उसको हम डेबिट कर देंगे, और अपोजिट पे ये दोनों अकाउंट आएंगे। मिसाल के तौर पर रेवेन्यू को क्लोज करना है, रेवेन्यू ने तो क्रेडिट होना है तो डेबिट क्या होगा, इनकम समरी अकाउंट हो जाएगा। एक्सपेंस को क्लोज करना है, एक्सपेंस का नॉर्मल बैलेंस डेबिट है, क्लोज होते हुए ये क्रेडिट हो जाएगा, तो कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, इनकम समरी अकाउंट डेबिट हो जाएगा। डिविडेंड डेबिट है, क्लोज होते हुए क्रेडिट हो जाएगा, तो डेबिट कौन होगा, रिटेन्ड अर्निंग का अकाउंट डेबिट हो जाएगा। तो हम इसकी जो है वो यहाँ पे इसका एक जर्नल बना के हम इनकी क्लोजिंग कर देंगे। ये एक जर्नल का फॉर्मेट अब आपको ज़बानी याद हो चुका होगा।
डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। पीरियड इनका क्लोजिंग आखिरी डेट ही यूज़ होगी सितंबर 30। अब हम पहले रेवेन्यू को क्लोज करते हैं। रेवेन्यू क्रेडिट है, नॉर्मल बैलेंस क्लोज होते हुए डेबिट हो जाएगा। रेवेन्यू हमने कौन सा यूज़ किया था? रेंटल फी अर्न, रेंटल फीस अर्न, ये डेबिट हो गया। और किस में ये क्लोज हो रहे हैं? इनकम समरी में। इनकम समरी क्रेडिट हो जाएगा। और नरेशन बनेगी बीइंग रेवेन्यू क्लोज्ड। अमाउंट यहाँ से ले लें, ये 31,500। अब इनकम स्टेटमेंट्स हमें हेल्प कर रही है रेवेन्यू और एक्सपेंसेस देने में। ये एक्सपेंसेस सारे लिखे हुए हैं, ये सारे हमने क्लोज करने हैं यहाँ तक। ये हमारे एक्सपेंसेस हैं। सितंबर 30 नॉर्मल बैलेंस इनका डेबिट है, क्लोज होते हुए इन्होंने क्रेडिट होना है। तो डेबिट किसने होना है? इनकम समरी ने। इनकम समरी को डेबिट कर देंगे। अब ये सारे अखराजात क्रेडिट करेंगे। ऐसे तरतीब से लिखते हैं। सैलरीज एक्सपेंस, रिपेयर एक्सपेंस, यूटिलिटीज एक्सपेंस, रेंट एक्सपेंस, इंटरेस्ट एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, सप्लाईज एक्सपेंस, ये सारे हमारे एक्सपेंसेस थे। बीइंग ऑल एक्सपेंसेस आर क्लोज्ड। सैलरीज एक्सपेंस 9,200, 500, यूटिलिटीज़ 600, रेंट 3,000, इंटरेस्ट 800, डेप्रिसिएशन 1,500, सप्लाईज 900। और टोटल ये कितने हैं? 16,500, 16,500। जी, 2 क्लोजिंग हो भी चुकी हैं। अब डिविडेंड। नॉर्मल बैलेंस डेबिट, क्लोज होते हुए क्रेडिट। तो डेबिट क्या होगा? रिटेन्ड अर्निंग। रिटेन्ड अर्निंग अकाउंट डेबिट, टू डिविडेंड अकाउंट क्रेडिट, बीइंग डिविडेंड आर क्लोज्ड। 4,000, ये डिविडेंड लिखा हुआ है 4,000। ये हमारा अकाउंटिंग साइकिल यहाँ कंप्लीट हो जाता है। इसकी 8 स्टेजेस हमने एक ही क्वेश्चन से सॉल्व की हैं। सबसे पहली स्टेज बिजनेस ट्रांजैक्शंस को एनालाइज किया था। दूसरी स्टेज में हमने जर्नल एंट्रीज की थी। तीसरी स्टेज में हमने लेजर में पोस्टिंग की थी। चौथी स्टेज में हमने अपना अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बनाया था। 5वीं स्टेज में हमने एडजस्टिंग एंट्रीज की थी। 6ठी स्टेज के अंदर हमने अपना एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बनाया था और ये सारा काम हमने एक वर्कशीट में किया था। 7वीं स्टेज में हमने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तैयार की हैं और 8वीं स्टेज में हमने अपने क्लोजिंग एंट्रीज की हैं। तो उम्मीद है आपको कंप्लीट अकाउंटिंग साइकिल की अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर फिर भी आपको कोई कंसेप्ट समझ ना आया हो, कहीं से प्रॉब्लम हो रही हो, कोई कहीं पे कन्फ्यूजन हो, तो आप कमेंट्स के अंदर बता सकते हैं। तो जैसे ही मुमकिन होगा वो आपका जो कन्फ्यूजन है उसको दूर कर दिया जाएगा। इसके बाद नए चैप्टर में आपसे मुलाकात होगी। कोशिश करें, प्रैक्टिस करते रहें, अपने पास से अपनी बुक से क्वेश्चन लें और उसको सॉल्व करें एंड तक, ताकि ये बार बार प्रैक्टिस करेंगे तब आपको इसकी अच्छे से समझ आएगी।